स्टूडेंट्स, हम आज न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको ले जाते हुए तब इसके बारे में हम बताएंगे। 20th सेंचुरी से पहले बस ये जाना जाता था कि ये जो हेरिडिटी है वो अपने स्पीसीज़ में जाती है और ये जो ट्रेट्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ और जानकारी नहीं थी। मेंडल का जो जन्म हुआ 1822 में हुआ और मेंडल ने का वर्क जो है पब्लिश हुआ 1865 में। 1869 में डीएनए डिस्कवर हुआ। एक स्विस केमिस्ट थे फ्रेडरिच माइस्चर। ये जो केमिस्ट थे, जो वुंडेड सोल्जर्स थे, जो घायल सिपाही थे, उनके घावों पर जो मलहम पट्टी की जाती थी उसमें कुछ पस भी आ जाता था। तो वो सब जब फेंक दिए जाते तो इनके दिमाग में आई होगी बात कि क्यों न देखा जाए कि इसमें क्या चीज़ आ रही है बॉडी से। तो उन पट्टियों को उन्होंने इकट्ठा करके केमिकल से धुलाई करके फिर कलेक्ट किया, फिर बॉटल में उसको रख दिया। उस समय सेंट्रीफ्यूगेशन की भी सुविधा नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं थी, न केमिकल ऑब्जर्वेशंस बहुत होते थे, न इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे उस समय डेवलप थे, साइंस डेवलप कर रही थी। तो माइस्चर ने ये देखा कि जिस मटेरियल को वो धुल के बॉटल में रखे हुए हैं वो कुछ दिनों के बाद सेटल होके बॉटल के बेस पर इकट्ठा हो गया है। उस मटेरियल को लेकर उन्होंने उसको एनालाइज किया तो देखा कि ये जो मटेरियल है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनका जो अमाउंट है वो और सेल के कंपोनेंट से थोड़ा सा ये अलग है, डिफरेंस दे रहा है। उन्होंने एक तो ये ह्यूमन के सेल्स लिया और फिर उन्होंने उसको फिश के स्पर्म सेल को भी लेके इसको अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा जो भी उसमें क्रूड एक्सपेरिमेंटल वे था उसको कंडक्ट किया। तो उन्होंने हर हालत में ये देखा कि जो नॉर्मल सेल के कंपोनेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनका जो केमिकल कंपोजिशन आ रहा उसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का अमाउंट आ रहा है, इसमें जो आ रहा है ये वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है, वो बहुत उत्साहित हुए और उसकी फिर केमिकल एनालिसिस किया तो ये पाया कि ये सब्सटेंस जो आ रहा है ये एसिडिक है, ये थोड़ा हर चीज़ों से हट के है। तो माइस्चर के दिमाग में ये बात आई कि ये हमने कोई बड़ी बायोलॉजिकल खोज कर ली है। चूँकि ये न्यूक्लियस में सब्सटेंस पाया जा रहा था जो स्लाइटली एसिडिक था, तो उसका नाम उन्होंने दे दिया कि ये न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन। और सबसे पहले ये जो डीएनए की खोज हुई 1869 में हुई। उस सब्सटेंस को उन्होंने न्यूक्लिन दिया इसलिए कि वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा था। वो एसिडिक था इसलिए उसको उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है। हमें लोगों को जीन के बारे में भी उस समय जानकारी नहीं थी। 20th सेंचुरी में ये जानकारी हुई कि क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर जीन्स पाए जा रहे हैं। 1920 से लगा के करीब 30 इयर्स और बाद तक खूब बायोलॉजिकल रिसर्च चली इस फील्ड में और तब जाके जीन की डिस्कवरी हुई। जीन जब डिस्कवर हो गया तो ये हुआ कि साहब ये तो क्रोमोसोम पर है और क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलके बना है, एक प्रोटीन है
और एक डीएनए है। फिर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि कौन सा सब्सटेंस, वो प्रोटीन या वो डीएनए जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस कर रहा है इंडिविजुअल्स में। तो उस समय ये बात फिर जीन की डिस्कवरी हो गई और ये पता चला कि ये जो जीन्स हैं वो डीएनए में हैं। डीएनए को माइस्टर ने कहा ये न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड है, एसिडिक है। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह की होती हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है। डीएनए और आरएनए ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स सिंपल यूनिट्स के मिलने से बनती हैं। तो हम आज आपको डीएनए के बारे में ख़ास तौर से बताना चाहेंगे कि डीएनए जो मैक्रोमॉलिक्यूल है वो न्यूक्लिक एसिड, तो ये डीएनए या ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए भी है और आरएनए भी है, ये जो हैं वो तीन चीज़ों के मिलने से बनते हैं। एक तो फॉस्फेट ग्रुप होगा फॉस्फोरिक एसिड से, दूसरा एक पेंटोज शुगर होगा और वो पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर होगी, वो राइबोज फॉर्म में भी होगी और डीऑक्सी राइबोज फॉर्म में भी होगी। और जो तीसरी चीज़ होगी वो नाइट्रोजनस बेस होगी। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट, पेंटोज शुगर से राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, और नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होंगे, एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गुआनिन जिसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और पायरिमिडिन। पायरिमिडिन बेसेस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, थाइमिन जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, साइटोसिन जिसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक तीसरा बेस होगा यूरासिल। डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा, यूरासिल नहीं पाया जाएगा, और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाएगा, उसके जगह पर यूरासिल पाया जाएगा, उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 पेंटोज शुगर बना दी गई है जिसमें कार्बन की नंबरिंग भी हो गई है 1 2 3 4 ये 5। देखिए इसमें कार्बन नंबर 2 पर H और OH, इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं है। इसमें देखिए H और H है, ऑक्सीजन रिप्लेस्ड है। तो यहाँ पर जो 2 नंबर डीऑक्सी राइबोज लिखा गया, इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिप्लेस है। किसी भी वर्ड के पहले अगर डी लगा देते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन के मतलब सुखा देना, हाइड्रेशन के मतलब भिगा देना, तो उसी तरह से डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को निकाल देना या निकल जाना हो गया। तो ये पेंटोज शुगर हो गई, 5 कार्बन शुगर हो गई, ये प्यूरिन बेसेस हो गए, इनका स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन, और ये यूरासिल जो कि सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा, डीएनए में नहीं पाया जाएगा। और जब आरएनए में यूरासिल पाया जाएगा तो थाइमिन नहीं पाया जाएगा। ये कार्बन की नंबरिंग कर दी गई है और इन नंबरों से ये पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पर अटैच्ड है। जब मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है तो मैक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन 3 चीज़ें लगती हैं। फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, एक 5 कार्बन शुगर लगेगी और एक नाइट्रोजनस बेस लगेगा। नाइट्रोजनस बेस और जो शुगर का कॉम्बिनेशन होगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ये देखिए एक नाइट्रोजनस बेस है और ये शुगर है। अब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, यहाँ पर सिर्फ H पाया जाएगा। देखिए H इन डीएनए, OH इन आरएनए। तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर H होगा। और इसके साथ न्यूक्लियोसाइड से जब उसका फॉस्फोरिक एस्टर बन जाएगा, जब फॉस्फेट ग्रुप से वो न्यूक्लियोसाइड अटैच हो जाएगा, तब जाके बनेगा न्यूक्लियोटाइड।
शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब जाके बनेगा न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट। अब न्यूक्लियोटाइड इस तरह से ये लीनियर पॉलीमर बन जाएगा और मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमने 2 न्यूक्लियोटाइड बना दिया है। ये देखिए नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर, नाइट्रोजनस बेस और शुगर ये न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप था, ये है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बन गया, ये फॉस्फोडाइएस्टर, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है। ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है, और ये 5वां कार्बन है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो देखिए ये फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, और इस तरह से ये जो लीनियर चेन है वो प्रोग्रेस करती हुई चली जाएगी। ये जो डीएनए और आरएनए होता है, हमेशा उसके 5 नंबर एंड पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा और 3 नंबर एंड पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाएगा। इसके कारण इसमें ये जो लीनियर चेन बनती है डीएनए की, इसमें इंट्रिंसिक पोलैरिटी डेवलप करती है। ये थोड़ा एसिडिक इसके कारण भी बना हुआ है। बाय कन्वेंशन bases are written in 5 number to 3 number डायरेक्शन। एक कन्वेंशन के हिसाब से, एक मान्यता के हिसाब से इसको हम जो बेसिस को लिखते हैं 5 नंबर से 3 नंबर की तरफ लिखते चले जाते हैं।